नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूँ शिल्पी सेन। आमची मुंबई एक फीलिंग है, तो मुंबई कर होना एक स्टाइल स्टेटमेंट। लेकिन कई बार सियासत इस तरह के इमोशंस पर भारी पड़ती है और उसके बाद फिर कई बातें सामने आती हैं। बीएमसी चुनाव में ठाकरे परिवार का करीब 3 दशक पुराना जो किला था, वो ढह गया। बीजेपी बड़ी बढ़त के साथ सामने आई। हालाँकि अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, इसलिए हम फिगर्स की बात नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद ये तय हो गया है कि बीजेपी और क्योंकि महायुति थी बीजेपी के साथ, सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को मिली हैं। और इसमें एक तरह से जो ट्रेंड सामने आया है, वो ये है कि अब बीजेपी ने या महायुति ने जिस तरह के मुद्दे रखे थे, क्या लोगों ने उस पर मुहर लगा दी है? क्या मराठी माणूस की जो बात थी या जो भाषा का विवाद पिछले दिनों सामने आया, उस पर एक तरह से हिंदुत्व का मुद्दा भारी पड़ा। कई ऐसी बातें हैं, क्योंकि जब हम चुनाव की बात करते हैं तो चुनाव के जो मुद्दे होते हैं, जो राजनीतिक दल उठाते हैं, उनकी भी बात होती है। तो अब मुंबई में मेयर बनना बीजेपी का करीब-करीब तय है। हालाँकि सियासत है, इसलिए सियासत में जब जो कुछ होता है, उस पर उसी समय चर्चा होनी चाहिए। बावजूद इसके फिलहाल सच्चाई यही है कि अब ठाकरे ब्रदर्स को एक तरह से उनका किला ढह गया है। इस अहम मुद्दे पर चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ 2 मेहमान हैं, बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ 2 हैं। हमारे साथ गिरीश पांडे जी हैं। द फेडरल देश की चर्चा में अक्सर आप लोग इनको देखते हैं, सुनते हैं। और हमारे साथ कंचन श्रीवास्तव जी हैं, मुंबई से सीधे जुड़ी हुई हैं। और मैं जो बात कह रही थी, मुंबईकर होने की इसको वो भी काफ़ी हद तक फ़ील करती हैं, क्योंकि मुंबई में रहती हैं। तो आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कंचन जी, जो मैंने कहा कि आमची मुंबई की बात और मुंबईकर होने की बात, आज जब एक बड़ा दिन मुंबई के सभी लोगों के लिए है, क्या लगता है ये जो रिज़ल्ट आया है, एक मुंबईकर होने के नाते, हालाँकि आप उत्तर प्रदेश से भी जुड़ी हुई हैं, ऐसी उम्मीद थी लोगों को? इसका कुछ अंदाज़ा था? शिल्पी जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में जोड़ने के लिए। और एक उत्तर भारतीय होने के नाते मुंबईकर होने के अलावा भी मैं एक जर्नलिस्ट भी हूँ। तो हमें एक जर्नलिस्ट होने के नाते आपको भी और आई थिंक गिरीश जी भी पत्रकार हैं, जी, तो जी। पता ही है कि ज़मीन पर क्या चल रहा है। तो मैं सिर्फ़ अपने अनुभव नहीं, मैं जो देख रही थी यहाँ पे ज़मीन पर जो मोबिलाइज़ेशन था, वो सब क्लियरली बीजेपी महायुति के पक्ष में चल रहा था, काफ़ी दिनों से ये था मोबिलाइज़ेशन। और जैसे कि अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, थोड़े 5 मिनट पहले एकनाथ शिंदे जी से बात कराई गई थी एक चैनल पर, तो वो उप मुख्यमंत्री हैं और शिवसेना के अध्यक्ष भी हैं वो। उनका ऐसा कहना था कि हमने विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा और विकास के मुद्दे पे हमें जनता ने वोट दिया। ये मुंबई के लिए भी सच है और 29 नगर निकाय के चुनाव थे एक साथ। सारी बड़ी नगर पालिकाओं के चुनाव थे जिसमें थाने, नासिक, नागपुर सारे बड़े शहरों का। उसमें से 26 में अभी तक बढ़त दिख रही है। तो अगर वो उसके बावजूद ये इतने अच्छे रिज़ल्ट के बावजूद अगर वो कह रहे हैं कि हमने चुनाव लड़ा विकास के मुद्दे पर, जनता ने हमें विकास के मुद्दे पे वोट दिया है, तो शायद ये एक एक सही तरह का मुझे लगता है कि ये वो सही कह रहा है। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से जो लगातार चुनाव प्रचार हुआ, जो बातें हुई, उसके अलावा एक जो भरोसा है ख़ासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के काम पर, वो साफ़ तौर पर दिख रहा था। आप जर्नलिस्ट होने के नाते इस बात को अच्छी तरह समझती भी हैं, आप जगह-जगह गई भी होंगी, वहाँ आपने देखा भी होगा। गिरीश जी, जिस तरह से ये पूरा चुनाव हुआ है, क्योंकि अगर हम ठाकरे ब्रदर्स की बात करें, तो साथ आ गए हैं। अब क्या साथ आना भी रास नहीं आया, क्योंकि या फिर ये नुकसान कर गया उद्धव ठाकरे के लिए? नहीं देखिए, ये बहुत अच्छी बात हुई। अगर कोई चुनाव विकास के मुद्दे पे जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती है। और क्षेत्रीय राजनीति और भाषा की राजनीति वही होती है कि काठ की हानि बार बार नहीं चढ़ती है। अभी मैं राज ठाकरे का एक बयान पढ़ा था मंच पे, जिस दिन ये लोग आए थे, कि कोई और भाषा थोपी जाएगी तो बाकी लोगों को हम लात मारेंगे। तो मुंबई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं। और उत्तर भारतीयों की तो अच्छी खासी संख्या, 30-40 लाख कम से कम संख्या होगी। और कुछ लोग बहुत प्रभावी हैं। तो आप किसको गाली दे रहे हैं? और वहां जाते ही कोई मराठी तो बोल नहीं लेगा। और क्यों मराठी बोले? अगर आप हिंदी कायदे से समझते हैं
हिंदी में हमारा काम चल जाता है और बहुत आसानी से चल जाता है। जो बाहर का आदमी जाता है यूपी से, उससे तो जो टैक्सी वाले हैं मैक्सिमम उत्तर भारतीय ही मिलते हैं, बड़े प्रेम से बात करते हैं। तो ये जबरन भाषा क्यों आप थोपते हैं? ये गलत था और उसका नतीजा इन लोगों को मिला। ये अच्छी बात है, ये बाकी लोगों के लिए भी सबक है कि क्षेत्र की, भाषा की और जात की राजनीति के कुछ दिन होते हैं, कुछ समय होते हैं, और उस समय के बाद लोग अपने बुनियादी चीज पे ही जाते हैं। अगर जो विकास करेगा, विकास दिखेगा, तो लोग उसको वोट देंगे। हाँ, विकास का अगर सिर्फ ढोल पीटा जाएगा तो उसको वोट एक समय के बाद लोग नहीं। बिल्कुल, क्षेत्रवाद जो है, भाषा का विवाद है, जातिवाद है, वो सब चलता है, लेकिन जिस तरह से विकास का मुद्दा है, वो आगे आना चाहिए। कंचन जी, जिस तरह से पिछले कुछ समय से मुंबई में जो बदलाव आए हैं, खासतौर पर अगर देवेंद्र फडणवीस की बात करें, तो जिस तरह से उनके काम पर लोगों को यकीन दिख रहा है, कम से कम इस रिजल्ट की भी अगर हम बात करें, तो आपको लगता है कि बदलाव आया है और लोग जिनके पास, क्योंकि महानगर है, माया नगरी है, लोग अपना काम उनका हो और अच्छी तरह से हो, एक लाइफ़स्टाइल हो, ये चाहते हैं। तो ये कहीं न कहीं ये बात मैटर करती थी और इस वजह से जो काम है विकास के काम, उन पर मोहर लगाई है लोगों ने, आपको लगता है? जी, जी, शिल्पी जी, जो मैं कहना चाहती थी यही कि काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट था, जो हुँ। उनके पिछले कार्यकाल में विवाद की वजह से रुक गया था, वो उनके बाद में आने के बाद ये फिर से पटरी पर आया। हमने और बड़ी-बड़ी परियोजनाएँ देखी, अटल सेतु परियोजना और मुंबई-नागपुर कॉरिडोर, जो सब फडणवीस के हम कार्यकाल की बात करें तो 2014 में जो बनकर आए थे पहली बार, उस समय से लेके और अभी दूसरे कार्यकाल की जो हम बात कर रहे हैं, इनका जो बड़े-बड़े जो प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं, कंप्लीट करके भी दिखाए हैं उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स। एक तो ये, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स के बाद ऑफ कोर्स एक आम मुंबईकर ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में काफ़ी सारे जो आम लोग हैं, जो ट्रैवल करते हैं महाराष्ट्र के अंदर और जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जिनका ये कंसाइनमेंट जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उन सब में लोगों को फ़ायदा हुआ है। उसके बावजूद मुंबई में फिर भी अपने आप में कुछ अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफ़ी सारी समस्याएँ अभी भी हैं। सड़कों की समस्या भी अभी हैं, पॉल्यूशन की समस्या है, कम्यूटिंग की समस्या है, ट्रेन्स आप देखती होंगी भरी होंगी। तो लोगों को अब ये लग रहा है कि चलो हम एक बार ट्रिपल इंजन की सरकार का भी काम देख लेते हैं, है ना? केंद्र में ऑलरेडी जी। भाजपा है, राज्य में भाजपा है। यहाँ पर एक ये टेक्निकल इश्यू है कि हम ये नहीं कह सकते यहाँ भाजपा अभी तक नहीं थी, है ना? लेकिन हुँ, अभी भाजपा को पहली बार लीडरशिप में काम करने का मौका मिलेगा। तो अब शायद लोगों ने इस उम्मीद के साथ भी वोट दिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तो अब कम से कम काम होगा। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है। जीत के आने के बाद, अपना मेयर बनने के बाद अब उनको काम करके दिखाने की भी एक चुनौती है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि ये ऐसा नहीं था कि बीजेपी पहली बार आई है। शिवसेना जो पिछले 25 साल या 30 साल जी, में जब सत्ता में रही जी। बीएमसी के, हमेशा भाजपा के सहयोग में रही है। हम हुँ, 2017 में जो चुनाव हुआ है बीएमसी का, ये 2-3 साल के गैप पे हुआ है, एक्चुअली 2022 में हो जाना हुँ, चाहिए था। तो इससे जी। पहला चुनाव 2017 में हुआ है, तब शिवसेना का विभाजन नहीं हुआ था। तभी भी 84 सीट्स मिली थी, आउट ऑफ 227 84 सीट्स मिली थी शिवसेना को, हुँ, अविभाजित हुँ। शिवसेना को। भाजपा को 82 मिली थी, भाजपा ने सहयोग दिया और उनकी बीएमसी में सरकार बनी। ऐसा ही हमेशा से होता आ रहा है। अब ये पहली बार है कि इनको कम मिली हैं सीटें, भाजपा के महायुति जो गठबंधन है, उनको मिली है, तो कर दिखाने का वक़्त अब आया है। बिल्कुल, कर दिखाने का वक़्त आया है। अभी जवाबदेही भी होगी और ज़िम्मेदारी भी होगी बीजेपी की, और ये बहुत ज़रूरी बात है कि ज़िम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी हो। लेकिन गिरीश जी, जिस तरह से एक राजनीति मुंबई में अलग से चलती रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आ गए, और राज ठाकरे का जो तरीका आपने बताया, उनकी जो पॉलिटिक्स रही है, जो उनका तरीका रहा है, वो कहीं न कहीं गैर मराठियों के प्रति जो है वो अनुकूल नहीं है। इस बात को तो चाहे उत्तर भारतीय हों या दूसरे लोग हों, वो शायद ये महसूस करते हैं। उत्तर भारतीयों की संख्या ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा महसूस करते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसको का भी एक जवाब लोगों ने दिया है? क्योंकि पिछले दिनों ही भाषा विवाद जिस तरह से था, उसको लेकर के ये बात हुई, या फिर जो जिस तरह से वहाँ दिक्कत गैर मराठियों को थी, तो आपको लगता है इसका भी एक जवाब दिया है लोगों ने? हाँ, निश्चित रूप से इसका जवाब दिया है।
और जवाब इस तरीके से दिया है कि बम्बई जो है वो किसी की बपौती नहीं है, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है, और बम्बई को बनाने में पूरे देश के लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है। ऐसे ही नहीं, बम्बई को सिर्फ महाराष्ट्र वालों ने नहीं बना दिया, सबने मिल करके बनाया है। ये जवाब दिया है और अच्छा जवाब दिया है। आगे भी लोगों को इस तरीके का जवाब मिलेगा। जो लोग इस तरह का भाषा विवाद उठाते हैं, देश एक है, यहाँ विविधता की बात की जाती है, एक सूत्रता की बात की जाती है, और आप भाषा क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं। ये कहाँ का औचित्य है? ये तो अनैतिक है ना। आप सिर्फ अपनी राजनीति करने के लिए ये काम कर रहे हैं कि लोगों को भाषा के आधार पर बांट दे रहे हैं। मैं बताऊं, मतलब महाराष्ट्र की पुलिस अगर स्टेशन पे खड़ी रहती है तो मैं खुद इसका गवाह हूं कि अच्छे लोग हमको छोड़ने गए थे और कहे कि भाई साहब थोड़ा सा बच करके चलिए, सामने महाराष्ट्र की पुलिस से कुछ भी कर। तो ये तो एक तरीके से मतलब उसी शहर में अपने अपने देश में ही हम सेकंड दर्जे के नागरिक हो जा रहे हैं। ये चीज तो दिमाग में घर करती है ना कि उत्तर भारतीय इनको जानबूझ के परेशान करो। लोग रोजी रोटी कमाने जाते हैं, देखिए कोई अपना घर शौक से नहीं छोड़ता है। जो मुंबई गए या जो कहीं विदेश में गए, वो लोग नहीं थे जो बहुत संपन्न थे। जो गरीब थे, जिनके लिए मतलब अपनी परिवार प्राथमिकता थी, वो जाकर के आपकी भाषा सीखेंगे कि अपने परिवार के लिए रोजी रोटी की व्यवस्था करेंगे। तो बिल्कुल, अपने परिवार की रोजी-रोटी के लिए गए हैं, यूपी से बिहार से लोग जाते हैं, कंचन जी, लेकिन उन्होंने मुंबई के आर्थिक विकास में एक तरह से बहुत योगदान दिया हुआ है। ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ वो वहाँ जाते हैं और क्योंकि उससे मुंबई जिस तरह से एक इकोनॉमिक पूरा स्ट्रक्चर है मुंबई का, उसमें इन लोगों का बड़ा रोल है। तो आपको क्या लगता है कि ओवर द ईयर्स इस तरह की बात सुन कर के लोगों को एक जवाब लोगों ने दिया है, या फिर जिस तरह से ये क्षेत्रवाद या भाषा विवाद था, उसके सामने हिंदुत्व भी, क्योंकि विकास का मुद्दा तो था ही, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने इस विकास के मुद्दे को लगातार उठाया, लेकिन एक हिंदुत्व वाली बात भी थी बीच में। तो आपको लगता है इसका भी कुछ असर हुआ है? बिल्कुल शिल्पी जी और गिरीश जी जो अपनी बात कर रहे थे, उसमें एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगी कि ये भाषा को लेके ये जो विवाद है, मुंबई में नया नहीं है। ये राज ठाकरे का शुरू किया नहीं है, ये काफ़ी पुराना विवाद है। जब राज ठाकरे शायद छोटे रहे होंगे, ये बाल ठाकरे के टाइम से चला आ रहा है। उत्तर भारतीयों को एक अलग ऐसे बताया जाता है कि कोई अलग कौम है ना? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा संविधान हर भारतीय को देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपनी आजीविका कमाने का अधिकार देता है ना? तो ये बात वो कहीं पर भी किसी भी प्रदेश में अगर उठाई जाती है पॉलिटिक्स के लिए, तो वो सही नहीं है। तो ये मुद्दा सालों से उठाया जाता रहा है और शायद इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि उत्तर भारतीयों के वोट बीजेपी की तरफ धीरे-धीरे कंसोलिडेट होते रहे। आप देखिए ना, ये जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रही थी कि पिछले चुनाव जो 2017 में हुए थे, उसमें भी भाजपा को 82 सीट्स मिली जी, थी जी। और शिवसेना को 84 मिली थी, तो ऐसा कम नहीं मिला था। तो ये कंसोलिडेशन चल रहा था ओवर द ईयर्स और अभी इस बार ज्यादा हो गया और शिवसेना भी टूट गई। 84 थी उनकी सीटें और अभी जो एकनाथ शिंदे जी जो उसको लीड कर रहे हैं, भाई उनको थोड़ा ही फायदा हुआ। अभी जो उद्धव ठाकरे की जो सेना है, उनको 73 सीट मिली, तो उनको भी थोड़ा नुकसान हुआ है। तो एक तो ये भाषा का मुद्दा हुआ, दूसरा जो हिंदुत्व की बात कह रही है, ये मुद्दा तो देखिए भाजपा जब तक भी जहां भी सरकार में है, जहां भी राजनीति में है, हिंदुत्व का मुद्दा तो हमेशा रहेगा और उनको हिंदुत्व के नाम पर वोट मिलते ही रहे हैं। इसमें भी क्लियर तौर पे फडणवीस जी जो कि प्रचार की कमान वही संभाल रहे थे, मुख्यमंत्री हैं ऑफ कोर्स, तो उन्होंने ये काफी पहले ही बोल दिया था कि जो मेयर बनेगा मुंबई में वो मराठी होगा और हिंदू होगा। तो विभाजन देखिए हिंदुत्व के नाम पर तो ये पॉलिटिक्स तो नेशनल लेवल पे चल रही है, बहुत सालों से चल रही है, तो इसका फायदा तो ऑफ कोर्स बीजेपी को होगा। बिल्कुल, जैसे उन्होंने कहा था, ये आपने उनके स्टेटमेंट की बात की, लेकिन चुनाव के समय में भी ये बात और क्लियर हो गई जब ओवैसी की एंट्री एक तरह से हुई, क्योंकि ओवैसी ने जिस तरह से हिजाब और जिस तरह से कुरान की बात वहाँ शुरू कर दी, जिस तरह से इसी को लेकर के मुद्दा बना दिया, तो कहीं न कहीं जो ध्रुवीकरण है, जब इस तरह की बातें होती हैं तब तो होता ही है। गिरीश जी, क्या लगता है कि ये ओवैसी की एंट्री से हिंदू वोट्स और ज़्यादा कंसोलिडेटेड हो गए उधर, क्योंकि ओवैसी को भी अभी बढ़त 2 सीटों पर दिख रही है। ओवैसी की एंट्री इसीलिए होती है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हो, और कोई वजह ही नहीं है।
ना। और हिंदुत्व तो खैर इस समय राजनीति के रग रग में घुस चुका है, और कोई भी चुनाव होगा ये मुद्दा होगा, और भाजपा इसी को लेकर के चलेगी। किसी भी चुनाव में, हर चुनाव में इसी को लेकर के चलेगी, और वो वैसे उसके सहायक होंगे, हर जगह हो भी रहे, वो वैसे जैसे और आपको लोग क्या भी आ सकते। जी कंचन जी, आपको क्या लगता है जिस तरह से चुनाव में हिजाब की बात होने लगी कि हिजाब वाली महिला मेयर बनेगी, या कुरान की बात होने लगी, या जिस तरह से उन्होंने एक तरह से पूरे चुनाव को ही हिंदू मुस्लिम कर दिया, उसका भी रोल रहा है इसमें? हिंदुत्व तो बिल्कुल, बीजेपी तो बिल्कुल। लेकर के चलती ही है, लेकिन बिल्कुल, जिस तरह से बिल्कुल, बातें बिल्कुल। हुई पूरे चुनाव में, उसके बाद अबू आसिम आजमी ने भी उसमें कई तरह के बयान दे दिए। बिल्कुल, देखिए जब हिंदुत्व की बात होगी, तो वो पार्टियाँ जो मुस्लिम वोट बैंक पे चलती हैं, वो ऑफ कोर्स वो मुस्लिम वोट बैंक के लिए बात करेंगी। यही उनकी राजनीति है ना? और चूँकि मुंबई में एमआईएम का कोई बहुत ज़्यादा स्टैंड नहीं है, उन्होंने कुछ समय पहले एक आध सीट जीती थी पिछले चुनाव में। उनका लोकसभा का मेंबर भी महाराष्ट्र से रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा ओवैसी को जितना मीडिया में उनको वेटेज मिलता है, उतना ऑन ग्राउंड मुंबई में नहीं है। ऐसा मेरा मानना है। और जी। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, इन जनरल बहुत सालों से ये माना जाता रहा है कि मुस्लिम एक वोट बैंक है। वो शायद कभी रहा होगा, लेकिन उस वक़्त तो मैं नहीं थी या इतनी छोटी थी कि मुझे समझ नहीं थी। लेकिन पिछले 20-25 सालों से जब से मैं राजनीति फ़ॉलो कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ जैसे-जैसे देश का विकास हुआ है, सभी हम्म। कम्युनिटी में एजुकेशन है, सबका आर्थिक स्तर धीरे-धीरे सभी का बढ़ा है। मुस्लिम्स भी काफ़ी पढ़े-लिखे हो रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आप उनको एक वोट बैंक मान के चल सकते हैं। अपने हिसाब से वो वोट देते हैं, जो कैंडिडेट अच्छा होता है उसको वोट देते हैं। तो उनको वोट बैंक मानने की जो बात थी, आप देखिए ना वो पार्टियाँ कहाँ पर है अभी। अब वो उन पार्टियों को कहीं पे दिखाई नहीं दे रही है वो, है ना? उनको कहीं सीटें नहीं मिलती दिख रही हैं। तो एक्चुअली ये हिंदुत्व कॉज़ को और मजबूत करते हैं, हम्म। जैसा गिरीश जी कह रहे बिल्कुल, ये जो बातें हैं ये होती हैं, लेकिन खास तौर पर मुंबई जैसे शहर में जहाँ किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का अगर यूथ होता है, खास तौर पर ये लोग होते हैं, तो एक तरह से उनकी सोच जो है वो महानगरों की तरह होती है, उनकी लाइफस्टाइल होती है, उनके एस्पिरेशंस दूसरे होते हैं, तो उन सब बातों का भी फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, एक शिल्पी जी जो गिरीश आप जी कह रही जो हैं मैं जी, ये कहना चाहूँगी जी, मुंबई के जो युवा हैं, हम जेन ज़ी और मिलेनियल्स की जो बात करते हैं, वो जी। अपने को ग्लोबल सिटिज़न समझते हैं, है हुँ, ना? एक तो कमर्शियल कैपिटल है हमारा, बॉलीवुड है यहाँ पे, साफ काफ़ी सारे बिज़नेसेस के जो घराने हैं, यहाँ पर जो यूथ है अपने आप को ऑलरेडी वो ग्लोबल सिटिज़न समझ रहा है ना? आप हुँ। वहाँ पे छोटे-मोटे भाषा का मुद्दा, हिंदू का मुद्दा, मुस्लिम का मुद्दा, ये युवा वोटर्स को एनीवे अपील नहीं कर रहा है। आगे आप कैसे देखती हैं ठाकरे परिवार की पॉलिटिक्स को? क्योंकि तो बड़ा झटका हो गया कंचन जी, पहले आप ही से जानना जी, चाहती हूँ। जी। एक बहुत पहले एक पॉलिटिकल एक प्रोफ़ेसर थे, उन्होंने मुझे बताया था कि राजनीति में आप कभी किसी पार्टी को ख़ारिज नहीं कर सकते हुँ, और यहाँ पर तो ख़ारिज हुआ भी नहीं है। आप देखेंगी 73 सीट जो रुझान के अनुसार 73 उनको मिल रही हैं। हुँ, बिल्कुल। ठीक-ठाक है, उनको नुकसान हुआ है मराठी ज़रूर। मानुष का भी वोट मिला है, जी, ये अभी जी, तक के रुझानों में वो है, जी। और मुस्लिम वोट भी मिले हैं। जी, जी, तो अगर 84 से 73 हुआ है तो नुकसान तो हुआ है, 15% सीटों का नुकसान हम कह सकते हैं। लेकिन ठाकरे परिवार का जो ये था कि इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा या उद्धव ठाकरे की शिवसेना खत्म हो जाएगी, ऐसा फिलहाल दिख नहीं रहा है। एक अच्छी अपोज़िशन की तरह अगर ये काम करेंगे तो कोई शक नहीं कि मुंबईकर इनको अगली बार फिर मौका दे सकते हैं। बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये एक अच्छे ऑपोज़िशन की तरह अगर काम करेंगे, अगर मुद्दे उठाएँगे लोगों के, तो आगे उनको मौका भी मिल सकता है, क्योंकि ऐसे इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि कभी कोई राजनीति से उस तरह से खारिज नहीं होता। लेकिन एक और बात गिरीश जी बहुत महत्वपूर्ण है, वो बात ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने एक तरह से अपने बल पर ये पूरा चुनाव, क्योंकि लड़ा है, भले ही उसमें बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो हमेशा रहती है, लेकिन जिस तरह से शीर्ष नेता हैं, उन्होंने कोई उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें नहीं दिखा। इस चुनाव के बाद उनका कद बढ़ गया, ये आप मानते हैं और ज़्यादा? एक तरह से स्वीकार्यता नहीं, जब निश्चित हुई रूप तो से। उनके 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 काम वैसे पर तो मुहर लगी, वैसे भी लेकिन उनका वैसे बीजेपी में भी तो कद बढ़ गया है। ये बात अब नहीं, कैसे वैसे देखते हैं भी इसको? जो मोदी के बाद जो दूसरी लाइन के नेताओं का नाम आता हुँ, है, उसमें एक नाम देवेंद्र फडणवीस का रहता है, योगी आदित्यनाथ जी का रहता है, और असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका रहता है। तो अगर 30 साल बाद कोई
अपने बूते सबसे रिच म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव जिता ले जाता है, तो उसका नाम तो, उसका कद तो ऊंचा होगा ही। अच्छा, उनके पास उम्र भी है, उम्र के नाते ऊर्जा भी है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका कद बढ़ेगा, पहले से भी बढ़ा कंचन जी, हुआ है और जी जी, कंचन जी, जिस तरह से ये मैंने पूछा था अभी गिरीश जी से, क्योंकि आप मानेंगे कि उनका कद बढ़ गया, बढ़ना चाहिए इसके बाद, या बीजेपी में एक तरह से उनकी जो स्वीकार्यता है, क्योंकि अभी गिरीश जी ने कहा, दूसरे भी मुख्यमंत्रियों का नाम लिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने काम पर फोकस किया था इस पूरे चुनाव के दौरान, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। और अपने आप पूरा चुनाव, क्योंकि स्ट्रैटेजी तो हमेशा बीजेपी की रहती है, लेकिन पूरा चुनाव कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व उस तरह से इन्वॉल्व नहीं था। तो आप मानेंगे कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में देवेंद्र फडणवीस अब अभी सबसे बड़ा नाम फिलहाल तो हो ही गया है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और भाजपा के लिए बहुत बड़ी बात है। आज सिर्फ बीएमसी का चुनाव नहीं है, मैंने आपसे कहा ना 29 नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, जो सारे के सारे बड़े शहर हैं। जी, इसमें से 26 में तो रुझान दिख रहे हैं जीत के, 1-2 बिल्कुल। कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी जीत है, इसको मिनी असेंबली चुनाव की तरह से देखा जा रहा है ना? क्योंकि अब इसमें कांग्रेस कैसा कर रही है और छोटी पार्टियाँ कैसा कर रही हैं, शिवसेना, एनसीपी, ये सब सबका जितने 29 नगर पालिका के चुनाव के बाद जो परिणाम हम शाम तक शायद क्लियर होगा, तो ये पता चलेगा कि आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसका रुख कैसे रहेगा। और हम वापस फडणवीस को एक विनम्र व्यक्ति माने जाते हैं, हम्बल पर्सन माने जाते हैं। थोड़ी देर पहले जैसे जो रुझान आने शुरू हुए, मतलब करीब 1 घंटे पहले मैंने उनको देखा टीवी पर, वो इमीडिएटली वो फ़ोन कर रहे हैं, जो रविंद्र चौहान है भाजपा के महाराष्ट्र के अध्यक्ष, जी, वो जी, इमीडिएटली बहुत-बहुत बधाई आपकी। में ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत जी, बड़ी बात है। थोड़ा-सा विनम्रता, जी, जी, जी। चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि भई पूरा संगठन इन्वॉल्व था, रविंद्र चौहान, और ये भी एक रविंद्र चौहान के आने से भी एक अच्छी बात हुई, क्योंकि वो यही डोंबिवली के ही हैं और अभी तक महाराष्ट्र के जो भी अध्यक्ष रहे हैं, वो अलग-अलग इलाकों से रहे हैं। इतने नज़दीक से ये रहे, तो उसका भी थोड़ा मुंबई और आसपास के जितने थाने में भी हुआ ये सब चुनाव, जहाँ पे भी अच्छा भाजपा कर रही है, तो उसका भी श्रेय उन्होंने दिया भी है और शायद रविंद्र चौहान जी को मिलना भी चाहिए। बिल्कुल। तो वक़्त हमारे पास कम है। आखिरी सवाल गिरीश जी आपसे, कि इस चुनाव के बाद, क्योंकि बीएमसी चुनाव के बाद क्या जो वहाँ पर उत्तर भारतीय रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, बिहार के लोग रहते हैं, उनके अपने कॉन्फिडेंस में, एस्पिरेशंस में फ़र्क पड़ेगा, आपको लगता है? सकारात्मक कुछ ऐसा नहीं, होगा? निश्चित रूप से उनका विश्वास बढ़ेगा, एकजुट होंगे, लेकिन बस यही एक डर है कि वो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे की तर्ज पे उधर से थोड़ा ज्यादा रिएक्शन ना आए, ये लफड़ा हो सकता है, इस बात की आशंका है। बाकी तो ठीक है, उनमें एकता आएगी। भाजपा ने अगर उनको प्रोटेक्ट किया तो भाजपा के होकर के रह जाएंगे। वैसे भी उत्तर भारत में ही भाजपा की जड़ें हैं, ज्यादा यही मजबूत है। सब लोग यहीं से गए, जो उत्तर भारत के लोग गए हैं अधिकांश यहीं से गए हैं। आप देखिए ना, पूरा जौनपुर आजमगढ़ भरा हुआ है वहां पे, तो निश्चित रूप से आत्मविश्वास आएगा। और बिल्कुल। इस पर मैं एक और शिल्पी ये सवाल, कहना चाहूँगी जी। कि ये जो बवाल है, ये आम तौर पर चुनाव से पहले शुरू होता है, तो उसके बाद वैसे भी ये सब चीज़ें सबसाइड हो जाएँगी। बिल्कुल। उसके बाद ये लेकिन सवाल जो कॉन्फिडेंस का था, जो एस्पिरेशंस का था, क्योंकि अक्सर उस तरह से बातें होती थी, तो उत्तर भारतीय जो वहाँ, क्योंकि बहुत आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग नहीं हैं उसमें से बहुत सारे जो लोग, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि जब अटैक होता था, जब बात होती थी, जब कोई दबाव होता था, तो अब किसी कंपनी के बड़े अधिकारी पर तो होता नहीं था, वो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो किसी रिक्शे वाले पर, किसी कैब वाले पर, किसी मज़दूर पर ही होता था। तो उनके लिए अब थोड़ा बेहतर उम्मीद वहाँ दिख रही है कि नहीं, कंचन जी? ऐसा होना तो चाहिए। देखिए, लोगों ने बहुत उम्मीदों से भाजपा महायुति गठबंधन को वोट दिया है। अब बस देखना यही है कि ये उम्मीद, सबकी उम्मीदों पर कैसे खरा उतरते हैं और कितनी जल्दी चीज़ों में जो भी परिस्थितियाँ थी उसमें बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल। समय कम है, लेकिन एक के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, तो बहुत संक्षेप में कंचन जी, आपसे पूछती हूँ कि उत्तर प्रदेश के बहुत सारे नेता वहाँ गए थे, बहुत सारे पूर्वांचल से गायक, अभिनेता सब गए थे। तो यूपी पॉलिटिक्स पर कुछ असर देखती हैं आगे आने वाले समय में? बिल्कुल, अगले साल चुनाव बिल्कुल। होना है अरे! यूपी में, पूर्वांचल का बहुत दम तो बड़ा दिख रहा है।
अरे यूपी के जो नेता आते हैं, बिहार के नेता, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है यहाँ की कम्युनिटी में। जी मैं खुद भी जी ऐसे समारोह में जाती हूँ जहाँ वो आते हैं। अभी तो वो चुनाव रैली के लिए आए थे, लेकिन उनके कार्यक्रम भी होते रहते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस एक मनाया जाता है 25 जनवरी को जी महाराष्ट्र में, मुंबई में। जी उस पे भी बड़ा जी बड़ा कार्यक्रम होता है। रवि किशन जी, इन लोगों को, मनोज तिवारी जी लोगों को मैंने कई बार सुनने का मौका मिला। एक बहुत जी बड़ी फैन फॉलोइंग है, और जी भाजपा की जीत का श्रेय उनको भी जाना चाहिए। गिरीश जी, वैसे तो बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है, कहती ही है हम अपने नेताओं को दूसरी जगह लगाते हैं, लेकिन खाली बीजेपी के नेताओं की बात नहीं है, बहुत सारे नेता यहाँ से गए थे। पिछले दिनों धनंजय सिंह भी जाकर के प्रचार कर रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं, इस समय आंकड़े मेरे पास नहीं है, अगर जिस सीट पर उन्होंने प्रचार किया, जिन सीटों पर किया, उन सीटों पर अगर महायुति की जीत होती है, बीजेपी के कैंडिडेट का वो प्रचार करने गए थे, आपको लगता है उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में असर दिखाई पड़ेगा इसका, सीमित क्षेत्र में ही देखिए सही? अभी नहीं, ऐसी ऐसा अभी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स से बहुत अलग है ना। बड़ा शहर होता है तो लोग बड़े सपने लेकर के जाते हैं, बड़ी सोच होती है। उत्तर प्रदेश की तुलना महाराष्ट्र से की नहीं जा सकती। यहाँ बिल्कुल, दोनों की लोगों की अलग अलग वो है। यहाँ लोगों की सोच और लोगों का सपना बहुत छोटा है। इसीलिए यहीं से तुलसीदास ने लिखा था कि कोई कोई हमें कहानी। इसलिए बहुत फर्क की मैंने बहुत इम्पैक्ट की मैं बात नहीं। चलिए, बहुत इम्पैक्ट नहीं है, ये आपका कहना है। लेकिन अभी फिलहाल बीएमसी चुनाव की बात हो रही है, तो एक तरह से क्योंकि आंकड़े नहीं है, इसलिए बार बार नगर निगमों की और हम बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी ने कमाल कर दिखाया है, और देवेंद्र भाऊ पर एक बार फिर से जो उनको क्रेडिट मिलना चाहिए वो तो पार्टी आगे उनको देगी ही, लेकिन इतना तय है कि ठाकरे परिवार को झटका लगा है। अब भले ही नंबर्स में बहुत ज्यादा, जैसा कंचन जी कह रही हैं, कि पीछे न गए हों, लेकिन इतना तो तय है कि ये झटका है, और आने वाले समय में महाराष्ट्र की, मुंबई की राजनीति को एक नए रूप में सामने लाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरीश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी नमस्कार। शुक्रिया। और कंचन जी, मुंबई से आप जुड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।